अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तलहा अहमद खान विद टॉक विद तलहा। आज हम अपने प्रोग्राम में उन मौज़ूआत पे बात करेंगे जो कराची के एक आम शहरी का जो है वो मौजू बन चुका है। हर आम शहरी के ज़बान पे वो इशू है और हर कोई इस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस हवाले से परेशान है। तो इस सिलसिले में हमारे साथ आज मौजूद हैं आर्किटेक्ट आदिल ज़ई, जिन्होंने दाऊद इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट किया है और 2016 के बाद से अपनी मुख्तलिफ कंपनीज में और मुख्तलिफ जगहों पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस कदर नाकिस क्यों है, उसकी वजूहात क्या हैं और इसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। जितना बेहतर तरीके से हम कोशिश करेंगे आवाम तक इस मौजू को और इसमें बेहतरी के तरीक़ेकार को कि जो हमारे यंग आर्किटेक्ट्स हैं उनसे हम जानेंगे कि कराची को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके जो हालात हैं और आम शहरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ट्रैवलिंग है उसके लिए एक अज़ाब बन गया है। आप किसी भी शहरी से बात करें वो उसका मौक़िफ़ होता है कि भाई जो मेरा रास्ता, जो मेरा ट्रैवलिंग टाइम है वो उससे डबल टाइम के अंदर अपने ऑफिसेज, अपने घर तक वो जा रहे होते हैं और जो उनकी एनर्जी होती है, जो उनका जो काम करने की एक स्पिरिट होती है वो रास्ते में ही ट्रैवलिंग टाइम के अंदर ही वो डाउन हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि कराची के इस नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे क्या वजूहात हैं, क्या प्लानिंग सही नहीं है, क्या रीजंस क्या हैं, आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो प्लानिंग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हर सिटी की प्लानिंग होती है। उस प्लानिंग पे अमल होना ना होना और उस प्लानिंग पे वक्त के हिसाब से अमल होना। फिर सेकंड, हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो प्लानिंग सक्सेसफुल है या नहीं है। तो जो आपने अभी कहा वो तो हर शहरी की प्रॉब्लम है और बिल्कुल सही कहा। हम खुद भी यही चीज़ें फेस कर रहे हैं। इवन हम जब पहुंचते भी हैं तो अगर हम गाड़ी से जा रहे होते हैं तो हमें टाइम ज़्यादा लगता है। अगर हम बाइक से जाते हैं तो इवन हालत ऐसी होती है कि पहले जाके अपने आप को फ्रेश करना होता है, देन अपनी सीट पे जाके हम बैठ के वर्किंग शुरू करनी होती है। एक वजूहत ये है कि अभी कराची के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग भी जैसे चल रही है। आप देख रहे हैं कि मलिर एक्सप्रेस वे और दूसरी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनकी बुनियादों पर ऐसा है कि डाइवर्जेंस बनी हुई है जगह जगह और रास्ते डिस्टर्ब हैं। एक वजूहत ये भी है, लेकिन पेस इनका जो है वो भी स्लो है। तो ये तो फैक्ट है। ये तो मतलब इनकी वजूहात क्या हैं? वजूहात यही है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टाइमली मेंटेन नहीं होती, जिससे कि वो मेंटेनेंस की तरफ भी हमारा तवज्जो रहे। तो जो चीज़ें पुरानी हैं उनको भी हम रिटेन करते रहें और नई चीज़ों का साथ साथ जो है ना पैरेलल विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उन पर वर्किंग करते रहें। ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट एक शुरू होता है, 10 साल का प्रोजेक्ट 2020 में शुरू होना है, 2030 में मुकम्मल होना है और वो उसकी कंप्लीशन डेट बन जाती है 2040 तक पहुँचती है। तो 10 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट कामयाब होने से पहले ही जो है ना फेलियर की तरफ जाने लगेगा। बस। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि एज एन आर्किटेक्ट आपको क्या लगता है कि ये जो आपकी शहर की जो एक मैपिंग हुई हुई है और रोड्स को जो बनाने का तरीक़ेकार है, रोड्स डाल दिए जाते हैं, उसके बाद फिर जो है वो हुकूमत को याद आता है हमने तो गैस की लाइन नहीं डाली, हमने तो इलेक्ट्रिकल के जो है वो पोल्स की लाइन नहीं डाली, दीगर और इवन सेवरेज का निज़ाम ऐसा होता है कि वो रोड डालने के बाद अभी रिसेंट आपके पास सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ पोस्ट आपके पास आई होंगी कि वो रोड डलें, अगले दिन वो खोदती है क्यों वहाँ से पानी निकल आया और सेवरेज की लाइन डालना भूल गए थे। ये जस्ट इदारों का आपस में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। बजट्स इनके पास होते हैं, होता ये है कि अब और टाइमलाइन क्या है कि पहले लाइन डालें देन फिर रोड को पेव करें। ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन है इनका। देखिए, काम हो रहे हैं, गैस की लाइन भी पड़ रही है, पानी की लाइन भी पड़ रही है और क्या है कि रोड भी पड़ रहा है, लेकिन उनका प्रोसीजर क्या है कि चेन कनेक्शन में चलें। पहले आपकी रोड पड़ना चाहिए, मतलब पहले आपकी लाइंस पड़नी चाहिए, जो भी आपका एक बरीड स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो, देन उसको पेव किया जाए। तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन है कि हर शख्स मतलब हर इदारा एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके अगर चलेंगे तो ये इस मसले पे हम काबू पा सकते हैं। तो ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजूहात क्या है? कौन है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन में यही है, जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे इनके ऊपर पूछने वाले हैं, करता धरता हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो इनसे जवाबात लेंगे ना कि नहीं, पहले वो इसको शेड्यूल करेंगे, पहले इसका टेंडर इशू किया जाएगा, इस पे वर्किंग होगी, देन इस पे वर्किंग होगी, फिर इस पे वर्किंग होगी। तो ये जो इन इदारों के ऊपर जो सवालात करने वाले गए हैं उनकी भी इसमें है कि मतलब ऐसे कैसे अप्रूवल मिल रहा है।
एक्चुअली जहाँ तक मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, और मेरी एक अपनी, हर इंसान की एक अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन, मे भी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन मामला ऐसा है कि इदारे आपस में कोऑर्डिनेशन करना ही नहीं चाहते, और उनकी सरपरस्ती, अब इनको कोऑर्डिनेशन कराने के लिए भी कोई ना कोई ऊपर इनके बैठा होगा, वो कौन है? नहीं, कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए तो हमारे पॉलिटिशियंस है ना। फॉर एग्जाम्पल भाई, मेरा जो है वो गैस का काम है, आपका इलेक्ट्रिकल का वर्क है। अब हम दोनों की आपस में जो है वो नहीं हो रही, बन नहीं पा रही किसी सिलसिले में। अब क्या हुआ कि मैं बोलूंगा नहीं भाई आप ये काम करें पहले, आप वो बोलेंगे आप ये काम करें। इस चीज को डिजाइन कौन करेगा, इस चीज को डिसाइड कौन करेगा कि पहले कौन काम कर रहा है, पहले किसको काम करके देना है, और उनकी जेडीज कौन डिफाइन करेगा? ये एक्चुअली डिज़ाइन जो होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि वो गैस वाले को हमने कॉन्ट्रैक्ट अलग दे दिया। और एक्चुअली क्या होता है कि जब एक कंसल्टेंट पूरा डिज़ाइन करके हैंड ओवर कर देता है, टेंडर किए जाते हैं, उसमें ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। ये फॉलोअप की चीज़ें हैं, जस्ट के मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे आप मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम स्ट्रक्चर लेवल, हम एक प्रोजेक्ट लेवल पे नहीं जाते हैं क्योंकि आम इंसान को समझने के लिए बहुत मुश्किल होगी। आपको अपने घर का काम करवाना है। अब ऐसा है कि आपने अपने घर में वॉशरूम की टाइल्स चेंज करवा ली। अच्छा, आपको पता है कि ये मैं टाइल्स चेंज करवा रहा हूँ, लेकिन मेरी इसकी जो MEPs है ना, जो आपकी हॉट वाटर की लाइन, कोल्ड वाटर की लाइन, वेस्ट वाटर की लाइन, वो सारी जो है ना आपने 5 साल पहले इसकी रिपेयर मेंटेनेंस करवाई थी। अब आपने क्या करा कि बजट बचाने के लिए, नहीं यार पानी की मुझे कोई इसमें कंप्लेन नहीं है, मेरी लाइन सही चल रही है, और आपने किया ये कि उस पर ना टाइल्स चेंज करवा ली कि टाइल्स अच्छी नहीं लग रही टाइल। अब क्या होगा, टाइल्स चेंज करने के 2 महीने बाद आपका क्या होना है कि वो हो सकता है वाटर सेवरेज की लाइन्स आपकी लीक हो जाए, सेवरेज की लाइन लीक हो जाए, या डिलीवरी वाटर की लाइन लीक हो जाए। तो फिर क्या हुआ, इसमें गलती किसकी होगी? वो आप ही की होगी। फैसला आपने सही नहीं लिया। इसमें काम करने वालों से ज़्यादा जो टेंडर होके इशू करने वाले लोग हैं ना, उनके साथ मसला होता है कि अब और उसको चेक एंड बैलेंस करना है। चेक एंड बैलेंस के बाद फिर इंजीनियर चेक करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अब पहले ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन अब देखें आप जितनी भी जगहों पे हो रहे हैं, अब इन चीज़ों पे काबू पा लिया गया काफ़ी हद तक। मैं खुद देखता हूँ, इन चीज़ों को देखता हूँ कि इवन अब लोगों ने बहुत ज़्यादा सवालात रेज करना शुरू किए हैं, या ये वो जो आते हैं, या सेंस आ गया है। अपने ही नौयत से कर रहे हो, अपने ही लेवल का काम कर रहे हैं। कोई आप मुझे जरा कोई प्रेशर भी देखें, एक ऐसा होता है, एक टीम चल रही होती है ना, उसमें क्या होता है कि एक बंदा ढीला है, एक बंदा जो है ना बहुत एक्टिव है। अब एक्टिव बंदा, फर्ज करें कि टाइल फिक्सर बहुत एक्टिव है और आपके जो प्लम्बर है वो बहुत स्लो है। वो चाहेगा, टाइल फिक्सर ये चाहेगा यार मैं अपना काम मुकम्मल करूँ, अपना बिल लूँ और मैं चला जाऊँ, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, कुछ अर्निंग के लिए कर रहा हूँ। और आपका प्लम्बर जो है उसको उसके लिए छोटा प्रोजेक्ट है, वो उस पर तवज्जो नहीं दे रहा। तो क्या है कि टाइल फिक्सर जो है ना अपना काम मुकम्मल करके चला गया, वो अपना बिल सीधा करेगा। और क्या है कि जो इनको पूछने वाले हैं वो थोड़े से लापरवाह हुए हैं कि भाई ये क्या हुआ, नहीं हुआ। और बड़ी चीज़ों में अक्सर सवालात नहीं होते। क्या है कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया, हाँ हमने लाइंस डाल दी, ओके हो गया, और उसके बाद क्या होता है, वो बिल कैसे अप्रूव होते हैं, वो सारे आप भी सर्वे होना चाहिए। जैसे कि आप फॉलोअप्स का बता रहे हैं, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। फॉलोअप तो हर एक स्टेज पे होता है। दूसरा आपकी अभी ये जो आपका मलिर एक्सप्रेस वे जो आपका एक बना है, इसके अंदर जो आपने देखा होगा क्वालिटी ऑफ वर्क, इतनी शिकायत, और आप इवन के जो है वो रोड्स की साइड्स जो है गिर गई पूरी क्वालिटी ऑफ वर्क। हालांकि इतना मेजर प्रोजेक्ट और उसके अंदर इतनी जो है वो लापरवाही का मुजाहरा लोगों के मतलब टैक्सेस से बनती है ना तमाम चीजें। तो आवाम का पैसा मतलब उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। आप टैक्स लगाए जाए, टैक्स मुसल्लत किए जाए, इस चीज का टैक्स, उस चीज का टैक्स, लेकिन क्वालिटी वर्क के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज किया जा रहा है। हालांकि ये तो इतना मेजर प्रोजेक्ट है और इतने टाइम नहीं, देखिए कुछ चीजें ऐसी भी हैं, हमें हर चीज को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। सही। मलिर एक्सप्रेस वे पे मैंने खुद भी ट्रेवल किया है, और जैसे कि आप भी इस शहर में, मैं भी हूँ, हम लोग विजिट कर रहे होते हैं, हम अमूमन अपने किसी काम से जा रहे होते हैं तो आंखें तो देखती हैं ना। तो काम की क्वालिटी सही है, स्ट्रेंथ भी सही है, लेकिन क्या है कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर उसमें किसी एक पार्ट पे, छोटी सी जगह पे कोई डिफेक्ट आ गया है तो वो डिफेक्ट अभी काउंटेबल नहीं है, क्योंकि एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है। उसमें बारिशें भी हो रही हैं, स्टॉर्म वाटर भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मैनेज करना मुश्किलात हो जाती हैं। ये तो वो पार्ट था जो कंप्लीशन हो गया था, बाकायदा इफ्तिताह उसका कर दिया गया, वो चलने के लिए रवा दवा था, ट्रैफिक उस पर फ्लो में चल रहा था, और ये उसकी बात हो रही है। ये जो आप बात बता रहे हैं कि वो बारिश है और ये तमाम चीज़ें,
ये आगे के प्रोजेक्ट जो आगे ये कंटिन्यू हो रहा था वहां पर ये शायद अप्लाई हो आपकी बात, लेकिन जो फर्दर जो यहाँ से कयूमाबाद से लेके आपका शाह फैसल से आगे तक जो है कायदाबाद तक का बहुत सारा जो था इन्होंने इनोग्रेशन उसका कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, इनोग्रेशन तो कर और दिया उसके था। बाद वहाँ की जो ये डैमेज हुआ था, आप ये मलिरकोट के बैक साइड वाले एरिया से, वो पार्ट उस वक्त इनकम्प्लीट था। मेरा मौक़िफ़ सिर्फ ये है बयान करने का या इस चीज़ को इस पे बात करने का कि अगर इतना मेजर और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आपका जो हाईवेज और इतने उसको अहमियत दी जा रही थी उनके अंदर इस कदर लापरवाही है, तो हमारे आम गली कूचे और जो शहर के जो बेचारे रोड्स हैं, यूनिवर्सिटी रोड का आप हाल देखें, ग्रीन लाइन बस मंसूबा जो है वो लाहौर में आपका अंडरपास तैयार हो जाता है 75 डेज के अंदर, कराची के अंदर 750 दिन में भी तामीर नहीं हो पाता। अगर आप हम ये कंपैरिजन करते हैं सर कराची का या सिंध का और पंजाब का, तो बहुत बहुत वाज़ा फ़र्क है। आप देखेंगे इकोनॉमिकल हब जो है ना वो कराची है। नहीं, मामला वाज़े फ़र्क की नहीं है, बात है कंस्ट्रक्शन टाइम का। यही मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि हम कराची का देखते हैं और देखते हैं लाहौर को। कराची आपका इकोनॉमिकल हब है और लाहौर जो है वो आपकी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। कराची के अंदर आपकी जो है ना मतलब 3 करोड़ प्लस की आबादी है, और लाहौर की आबादी कितनी है मैंने अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 10% होगी। अब आप ये देखें कि उधर डेवलपमेंट भी अच्छी हो रही है, जल्दी भी हो रही है। 2 वजूहत हैं इसकी। देखें, आबादी कम होती है तो कंजम्पशन भी कम होती है, चीज़ों की लाइफ भी बढ़ती है। अब दूसरा मामला इसमें यह है कि जैसे आपने कहा कि उधर ये चीज़ें हो जाती हैं, इधर नहीं होती, तो ये सवाल का जवाब जो है ना हमें लेना चाहिए पॉलिटिशियन से। मैं तो एक पर्सन हूँ कि एक टेक्निकल शख्स हूँ कि अगर कोई मामलात हैं, क्या वजूहात हैं, क्या बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, तो बिल्कुल वाज़ा है सामने आपके और हमारे सामने। आप भी बहैसियत एक कराची की शहरी है, मैं भी कराची का शहरी हूँ। जो मसाइल आप फेस कर रहे हैं वही मसाइल मैं फेस कर रहा हूँ, तो मैं तो खुद इन मसाइल से गुजर रहा हूँ और मैं खुद इस सवाल का जवाब मैं खुद पूछना चाहता हूँ, मुझे कोई दे दे इस सवाल का जवाब।